ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। वो तो करना ही था। कहाँ कोई अलग सब लोग जान ही रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कोई व्यक्ति अगर गलत काम किए हैं तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी। तेजस्वी यादव जा सकते हैं जेल। जी हाँ, तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का चार्जशीट जारी हो चुका है और इसमें लैंड फॉर जॉब के मामले में जो है तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट जारी हुआ है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव दोषी पकड़े गए तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो इस पर जो है तेजस्वी यादव इतना भड़के हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखिए आप। हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं जो देश की सबसे बड़ी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जितनी भी जांच एजेंसियां हैं एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे होता है वैसे बन के रह गई। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। और हमको दुख इस बात का है कि जितने लोग भी जांच एजेंसी में हैं आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पे इतना ज्यादा है कि न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती है। जांच केवल विपक्ष की होती है। हमको जांच से कोई डर नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम याद दिलाना चाहेंगे उन जांच एजेंसियों को कि विजय माल्या कहाँ है भैया, कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है मेहुल चौकसी और ललित मोदी जी से तो अब सुष्मिता सेन मिल लेती है। और हाल में ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि सुष्मिता सेन उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए जो देश के अरबों खरबों पैसा जो डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में जो बैंक में जमा किया लोगों ने, उसको लेकर के जो लोग भागे, लोन लेकर के जो भागे, यानी बैंक जिससे नुकसान में आ गई, घाटे में आ गई, कई बैंकें बंद हो गई। आज उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। ढूंढा किसको जाता है तो कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, चाहे ठाकरे जी के लोग हों, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों। इन लोगों का देखो भैया दो तरीका है। जो भाजपा की जो सोच है, जो भाजपा की यही सोच है, इस रूप में काम करती है। जो बिकेगा उसको खरीदो, ये पहली सोच। दूसरा सोच कि जो डरेगा उसको डराओ। यही दो सोच से भाजपा काम कर रही है। और आप लोग सब लोग जान ही रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ मिला तो है नहीं, इसमें कमी नहीं, तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। अदालत है, अदालत पे हम लोगों को विश्वास है और शुरू से ही जो है आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पक्ष बड़ा मजबूत है, टिकने वाला नहीं है। और हालांकि ये जनता ही ये तो फॉर्मेलिटी होता है। देखिए बिहार में लगातार हत्या तो हो ही नहीं है। हर तरह का मामला जो है सामने जो है अभी भी देखा जाएगा कि जो रुपेश जी का जो इंडिगो में जो थे उनका भी जो हत्या हुई थी, अब पता चला है कि कोर्ट से जो भी आरोपी थे वो बरी हो गए। तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि हत्यारा कौन है। तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ढंग से नहीं कर पाई है या तो पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई है। लेकिन कम से कम हम शुरू से भी बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट चुका है
ना ये लोग पक्ष अच्छे से रख पाते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो पाता है। अपराधियों को पूरा नीतीश जी के राज में संरक्षण, और नीतीश जी का इकबाल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए हम सब लोग बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, पूरी तरीके से सरकार जो है इस पे खामोश है, चुप्पी साधी हुई है, और कहीं ना कहीं से अपराधियों को संरक्षण ये सरकार देने का प्रयास कर रही है। देखिए, इस विषय पे पार्टी के लोगों से लगातार बात हो रही है। 15 अगस्त को हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम लोग निकलेंगे, लेकिन डेट जो है, सूची जो है, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस पे पार्टी जो है इस पे मंथन कर रही है कि किस क्या रूप रहेगा, या और मुझे जानकारी नहीं है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो चलता रहता है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूँ। कोई व्यक्ति अगर गलत काम किए हैं तो निश्चित तौर पर उनको सज़ा मिलेगी, अगर सही हैं तो घोषित किए जाएंगे, वो सज़ा नहीं मिलेगी उनको। तो इस पर बहुत ज़्यादा न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सर, आरक्षण को लेकर के जहाँ तक कोटे में कोटा की बात आ रही है, जहाँ तक जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है, लेकिन चिराग पासवान लगातार विरोध कर रहे हैं और जदयू के अंदर भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, एक मामला जो है माननीय न्यायालय द्वारा 6:1 के रेशियो में जो डिसीजन आया है और सब कैटेगरी बहाल करने की बात है, तो अगर इसको बारीकी से पढ़ा जाए और समझा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, दोनों पक्ष की बात हो सकती है। एक पक्ष ये भी है कि समाज के उस तबके को मौका मिलेगा जो आज तक जिनको मौका नहीं मिला है, जो आर्टिकल 15 के तहत पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे और भी कहीं पर हो, तो उस हिसाब से ठीक देखा जाता है। लेकिन कहीं एक पक्ष उसमें क्रीमी लेयर का भी मामला है, तो हम समझते हैं कि SC/ST में क्रीमी लेयर का कोई महत्व नहीं होता है और ये सामाजिक आधार पर आरक्षण मिला है। तो दो पक्ष है और दोनों पक्ष को पढ़ने या विवेचना करने की ज़रूरत है। और अभी जो जजमेंट है हम लोग पूरी तरह से पढ़े नहीं हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जो समझ में आया है, तो यही हम समझते हैं कि सब कैटेगरी बनाने की बात है और समाज के वंचित लोगों को मौका देने का काम है। तो अगर दलितों में भी, दलित बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहले भी महादलित का कंसेप्ट लागू किया था, और उस कंसेप्ट पर अगर बात होता तो हमको लगता है कि ये बहुत बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। उनको मौका मिलेगा जिनको आज तक मौका नहीं मिला। तो अभी आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव का क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने जो विपक्ष के ऊपर में जो हमला किए, उन्हें केंद्र सरकार के ऊपर में हमला किए, जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर हमला किए, और बता रहे थे कि जो है ये सब तो सिर्फ हमको फंसाने का जो है जरिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सिर्फ बात जो है तेजस्वी यादव बोले हैं। तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बताइएगा कि बिहार में अभी बेहतर जो है CM के लिए कौन कैंडिडेट है, उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद।